गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा जो है पॉलिटिका सिविक्स का जो है 2 चैप्टर हमने कवर कर लिए। प्लेलिस्ट मैंने बना दी, आप देख लीजिए। जो भी नया स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो है नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और जिससे आपको नोटिफिकेशन मतलब मिलती रहेगी जब भी हम क्लास लेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे, आपको कंटेंट पसंद आए, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो आज हम जो है पॉलिटी का अपना जो चैप्टर है हमारा सरकार, उसको हम आज कवर करने वाले हैं, ठीक है। और मतलब मैंने हिस्ट्री की और जियोग्राफी की भी प्लेलिस्ट बना दी है। जो भी नया स्टूडेंट्स आ रहा है, आप एक बार जाके चेक करिएगा और वहाँ से अपना जो है तैयारी शुरू करिएगा। और जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि एनसीईआरटी तो हर एक सब्जेक्ट में, हर एक कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट में एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। यूपीएससी तक भी इसके बारे मतलब एनसीईआरटी तक की जो ये 6 to 12 वाली हमारी सीरीज़ है, यहाँ से बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। हर एक एग्ज़ाम में ये चीज़ें आती रहती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, प्रोग्रेस की ओर, प्रगति की ओर हम अपना एक कदम और बढ़ाते हैं। चलिए चलते हैं, शुरू करेंगे सरकार के बारे में। हम पढ़ेंगे आज की सरकार क्या होती है। चलिए यहाँ से शुरू। लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम, ये तो हेडिंग है। चलिए इधर देखेंगे, अपना चैप्टर देखते हैं। इधर हमारा तीसरा अध्याय क्या है? सरकार। क्या है सरकार, पढ़ेंगे। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है। यह हमारे जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं। अलग अलग तरह की सरकारें, जैसे लोकतांत्रिक सरकार, राजतंत्रीय सरकार, इनके बीच में क्या अंतर है, चलिए हम अब पता करेंगे, ठीक है, कि लोकतांत्रिक सरकार और राजनीतिक सरकार में क्या अंतर है। सरकार से कामगारों के अधिकार की रक्षा की मांग, ये कुछ मतलब न्यूज़पेपर की हेडिंग दी गई है। प्याज की दर में उछाल, ये सब हेडिंग है। हम यहाँ से शुरू करते हैं। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार की कई सामाजिक मुद्दों पर भी सरकार जो है कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेलवे सेवाएं चलाना, ठीक है। हमें जॉब देने का काम भी तो सरकार ही करती है ना। हाँ, तो चलिए, तो इसीलिए हम मतलब ये है कि हमें मतलब वोट ज़रूर डालना चाहिए, ठीक है। हम सोचते हैं कि हमारे एक वोट डालने से क्या होगा, ये हमारा हक है, तो उस चीज़ को हम ज़रूर करें, वोट ज़रूर डालने जाएं। ये नहीं है कि ठंड हो गई है या कुछ भी हो गया तो हम बैठ जाएं, नहीं। जब भी वोट डालने का टाइम आता है, अपने और वोट उनको डाले जो तुम्हें मतलब तुम्हारे अनुसार तुम्हें दिखाता है कि भाई जॉब आएंगी या हम ये अच्छे काम करेंगे, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को देखकर आप उनको वोट डालें। नेता लोग तभी अच्छे होते हैं जब काम करते हैं। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है, ठीक है। उनकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित होती है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है, कोई अपराध होता है, तो कोई न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है। न्यायालय क्या है? सरकार का ही एक अंग है। शायद आपको यह जानकर अचरज होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है, और सरकार के लिए इन कामों को करना ज़रूरी क्यों है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है, ठीक है।
जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। एक सेकेंड, हाँ यहीं से ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है तो जो सब पर लागू होते हैं, मतलब कुछ नियम ऐसे होते हैं जो हर एक पर लागू होते हैं, जैसे हेलमेट लगाना, ठीक है। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण को और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह से काम करती है, वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं सरकार के स्तर कौन से होते हैं। जो है सरकार के 3 स्तर होते हैं, एक स्थानीय स्तर पर होती है, एक राज्य स्तर पर होती है, एक राष्ट्रीय स्तर पर। चलिए हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होंगी? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। तो पहला स्तर है उनका स्थानीय स्तर, दूसरा है राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर। जैसा मैंने बताया, स्थानीय स्तर उस स्थान, मतलब स्थानीय स्तर का मतलब होता है आपके गांव, शहर या मोहल्ले से। तो स्थान मतलब आपका गांव हो गया, शहर हो गया या कोई भी मोहल्ला। ये तो देखिए, ये डिटो ऐसे कैसे एज इट इज लाइन आई हुई हैं, तो इसको आप याद रखिए कि स्थानीय स्तर का मतलब क्या होता है, गांव, शहर और मोहल्ला। और राज्य स्तर का मतलब होता है पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है ना। राज्य स्तर नाम से ही हमको पता चल रहा है कि राज्य स्तर जो राज्य में काम करेगी, जैसे हरियाणा हो गया, असम हो गया, यूपी हो गया, ये एक एक जो राज्य हैं उनमें जो काम करेगी सरकार वो राज्य स्तर की सरकार होगी। और जो किसी स्थान जैसे गांव, शहर, मोहल्ला हो गया, वो स्थान मतलब उस स्थानीय स्तर पर काम करेगी, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। अब राष्ट्र तो एक देश ही हो जाएगा ना। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों के काम के बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो देखिए, सरकार के कितने स्तर होते हैं? सरकार के 3 स्तर होते हैं। कौन से होते हैं? स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। स्थानीय स्तर वो होते हैं जो एक स्थान जैसे गांव, शहर और मोहल्ले, ठीक है, इनमें जो काम करता है वो है स्थानीय स्तर। और राज्य से तो हमें पता ही चल रहा है कि किसी भी राज्य, कोई भी राज्य ले लो आप, हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, असम है, ठीक है, कोई भी एक राज्य ले लो, उसमें जो काम करती है वो होएगी राज्य सरकार, राज्य स्तर की सरकार। और पूरा राष्ट्र मतलब पूरे देश के बारे में, ठीक है, पूरे देश के बारे में जब किसी मतलब काम करेगी सरकार तो वो होगी राष्ट्रीय स्तर पर सरकार, ठीक है। इसमें हम आगे इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ से, सरकारें एवं कानून। सरकारें कानून बनाती हैं। क्या बनाती हैं? सरकारें कानून बनाती हैं और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम करती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि वो लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करें, ठीक है। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे जेल में सजा काटनी पड़ेगी। ये हर किसी के लिए है ना, या जुर्माना भरना पड़ता है। और एक है जो बनाया गया कानून की हेलमेट भी सबको लगाना होता है, ठीक है। और लाइसेंस तो सबसे ज़रूरी है, हेलमेट तो है ही, जान नहीं है तो क्या है। तो इधर से देखते हैं, एक सेकेंड। किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के पास उसे मानना क्यों ज़रूरी है। चल कोई एक कानून ऐसा कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा कौन सा एक कानून है जिसको मानना हर किसी के लिए ज़रूरी है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे उसे मतलब उसके लिए कुछ खास कदम भी उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसके धर्म या जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया जा रहा, मतलब उसको लग रहा है कि मेरे धर्म और जाति के कारण मुझे नौकरी में नहीं लिया जा रहा, तो वह न्यायालय में जा सकती है और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा। तब न्यायालय आदेश देगा कि मतलब क्या कदम उठाने की जरूरत है। सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य करने की शक्ति कौन देता है?
तो इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में जो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यह लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों पर उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। तो इसमें हमें बताया गया है कि जो लोकतंत्र क्या होता है, जो लोगों द्वारा मतलब लोगों द्वारा शासन, ठीक है। लोकतंत्र क्या होता है, लोगों द्वारा शासन। लोगों द्वारा वो पहले लोग सरकार चुनते हैं, जैसे हमने चुना हुआ है वोट डाल के, ठीक है। चुनाव के माध्यम से हम मतलब लोगों को माध्यम बनाया जाता है जिसके द्वारा हम वोट डालते हैं, फिर हम अपनी पसंद की सरकार को वोट देते हैं और उनको चुनते हैं, ठीक है। और जब सरकार बन जाती है तो सरकार जो है अपने बारे में बताते हैं कि मैंने ये अच्छे काम किए हैं, मैंने क्या क्या मतलब क्या क्या किया है तुम लोगों के लिए। तो उनको इस चीज़ के बारे में सफाई देनी पड़ती है। जब कोई भी लोग चुनाव आते हैं उस टाइम पे ही देते हैं लोग सफाई, और दूसरी जो सरकार होती है उनकी आलोचना ही करते हैं साथ साथ में। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इससे राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। लोकतंत्र सरकार क्या होती है, जिससे मतलब लोगों द्वारा शासन किया जाता है, ठीक है। और राजतंत्रीय सरकार क्या होती है, इसके नाम से ही लोक से लोगों द्वारा शासन, राजतंत्रीय राज से मतलब हो गया राजा या रानी के पास निर्णय लेने की सरकार होती है, ठीक है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती है, ठीक है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा रानी को अपने निर्णय लेने के आधार नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती। मतलब जो है लोकतंत्र में तो जो सरकार हमने बनाई है वो बताएंगे कि हमने आपके लिए क्या क्या काम किए हैं, क्योंकि उनको तो अगली बार फिर से आना है, और अपने बारे में सफाई देते हैं। लेकिन जो राजतंत्र होते हैं उसमें जो राजा रानी होते हैं उनको ये चीज़ें मतलब अपने कामों को लेकर कोई भी उनको सफाई नहीं देनी पड़ती है, ठीक है। तो लोकतंत्र मतलब जो लोगों द्वारा शासन होता है, और राज से मतलब राजा और रानी, ठीक है। तो इधर से देखते हैं लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारा भारत है वो एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है ना। लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों द्वारा हमारे द्वारा जो है नेता चुने जाते हैं जिससे सरकार बनती है। इसलिए एक अर्थ है लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है ना। हमने पढ़ा ना ऊपर, लोकतंत्र क्या होता है, लोगों द्वारा शासन, जो हम ही मतलब चुनते हैं सरकार को। और अगर हमें सरकार अच्छी नहीं लगी तो सब इकट्ठा होके हम उसको मतलब हमारे पास ये अधिकार है कि हम दोबारा से चुनाव कर सकते हैं। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियम को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे आगे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, वोट्स के द्वारा, है ना। तो इधर देखते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। जो हम मतलब सरकार बनाते हैं, हम जो नेता लोग चुनते हैं वही नेता जो है फिर आगे हमारे लिए निर्णय लेते हैं कि कैसे जॉब दी जाए, सड़कें कैसे बनाएं, ये हर एक चीज़ को वो देखते हैं। फिर आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक तांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दें, ठीक है। मतलब पूरे देश में हर एक लोग के पास वोट देने का अधिकार होगा, तभी वह देश क्या कहलाएगा, लोकतांत्रिक कहलाएगा। अगर किसी में जैसे बोल देते हैं कि महिलाएं वोट नहीं दे सकती, या बच्चे वोट नहीं दे सकते, या फिर जो गरीब लोग हैं वो वोट नहीं दे सकते, तो ऐसा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश नहीं कहलाएगा। जिसमें हर एक व्यक्ति को, हर एक वयस्क जो मतलब 18 से ऊपर होता है ना, जो 18 का हो जाता है तभी से हम अब वोट डालना शुरू कर देते हैं, तो हर एक वयस्क को जो है वोट देने का अधिकार होता है। उसी देश को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, ठीक है।
तो यहाँ देखते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था कि आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। जैसे मैंने बताया, अपने शुरुआती दौर में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे और उनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। ठीक है, मतलब जो पढ़े लिखे होते थे वो पुरुष, जो गिने चुने लोग होते थे जिनके पास धन दौलत थी, ठीक है, ज़मीन थी अपनी, और जो पढ़े लिखे लोग थे वही मतलब सरकार बनाती थी। जो गरीब और अशिक्षित लोग थे और औरतें भी, उनको वोट देने का अधिकार पहले नहीं था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, और आपको अगर स्पीड थोड़ा तेज़ लग रहा है तो आप स्लो भी कर सकते हैं। ठीक है, और जिसको स्लो लग रहा है वो तेज़ करके अपना स्पीड को बढ़ाकर सुन लीजिएगा। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक बार आपको फिर से बोलना चाहूँगी कि इस जो ये कंटेंट है हमारा जो है एनसीईआरटी, उसको आप एक कहानी के ज़रिए अपने जो है माइंड में ना उसको इमेजिनेशन करते रहिएगा साथ साथ कि हाँ ऐसे हुआ था, हाँ ऐसे हुआ था। उस चीज़ से ना हम रिलेट करते रहेंगे अपनी लाइफ से, या उसको हम इमेज के द्वारा अपने दिमाग में उसको देखेंगे तो वो चीज़ें हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, है ना। तो इसको हम बिल्कुल कहानी की तरह आसान उसमें आराम से पढ़ते जाएंगे और अपना सिलेबस अच्छे से कवर करेंगे। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। देखिए ये एज इट इज़ है ना, ये लाइन उसमें, ये पूरा पैराग्राफ जो दे रखा है इन्होंने इतना बड़ा, ये उसमें दे रखा था सीटेट के पेपर में कि ये हेडिंग उसने डाल दी कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन जो आदमी गरीब है लेकिन उसके पास चरित्र है या उसके पास संपत्ति या शिक्षा नहीं है और वो वोट नहीं दे सकता। ये कथन किसका था? तो महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी कि मैं ये चीज़ सहन नहीं कर सकता कि सिर्फ जिसके पास संपत्ति है वही वोट दे, और वो जो गरीब व्यक्ति जिसके पास अपना चरित्र है और उसके पास शिक्षा और संपत्ति नहीं है और वो वोट नहीं दे सकता। ठीक है, और जो दिन भर अपना मतलब पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे पाएगा। ये चीज़ मैं मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और ये देखिए जो यंग इंडिया पत्रिका वो किसने लिखी? गांधी जी ने। कब लिखी? 1931 में। यंग इंडिया पत्रिका को कब लिखा गया? 1931 में। किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा। या ये चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, यंग इंडिया पत्रिका को कब लिखा गया? 1931 में। और किसने लिखा? चलिए कमेंट करिएगा साथ साथ में। क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। मतलब जिस आंदोलन के लिए महिलाओं ने आगे आया उसको क्या बोलेंगे? महिला मताधिकार। और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। महिला आंदोलन को क्या कहेंगे अंग्रेजी में? सफ्रेज मूवमेंट। ठीक है, सफ्रेज मूवमेंट। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के
काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाए रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने के समान रूप में योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने भी सभी महिलाओं के लिए वोट देने के लिए अधिकार की आवाज़ उठाई। उनकी आवाज़ सुनी जाए इसलिए उन्हें इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों में बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और कोई भूख और हड़ताल पर बैठ गई। अमेरिका में औरतों को वोट डालने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार 1928 में मिला। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। ठीक है, इसको भी आप देखिए कि जो अमेरिका में है उसमें वोट औरतों को वोट डालने का अधिकार कब मिला, 1920 में, और 8 साल बाद इंग्लैंड को मिला। ठीक है, ऐसे हम याद रखेंगे। अमेरिका में औरतों को वोट डालने का अधिकार 1920 में और इंग्लैंड में 1928 में। चलिए कमेंट करिए, अमेरिका में कब किया गया वोट डालने का अधिकार, कब दिया औरतों को, और इंग्लैंड में कब दिया गया। ठीक है, एक सेकेंड। तो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। जो हमारा पॉलिटी का 3rd चैप्टर था, सरकार के बारे में कि सरकार क्या है, उसके बारे में आज हमने पढ़ा। ठीक है, तो हमारा जो पॉलिटिका है, जो 3रा चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि जो हिंदी की क्लासेज हैं, हिंदी की क्लासेज है, वो भी मैं मतलब लेना शुरू कर दूँ। तो धीरे धीरे मैं हर एक सब्जेक्ट की क्लासेज आपको देने की सोच रही हूँ। तो देखते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।